नमस्कार, मैं हूँ अरुणेश कुमार और हम जो स्पेशल मोजो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि दरअसल जब से ये स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, उसके बाद से पूरे पत्रकारिता जगत पर क्या प्रभाव पड़ा, ख़ास तौर पर टीवी पत्रकारिता और डिजिटल जर्नलिज़्म पर। और इस पर बात करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीडी न्यूज़ में सीनियर एंकर हैं, रिपोर्टिंग भी वो करते हैं, अरुण शर्मा जी का। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू अरुणेश। तो पहला सवाल यही है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जब से स्मार्टफ़ोन्स हमारी कंट्री में आए हैं, उसके बाद से टीवी जर्नलिज़्म में क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, टीवी जर्नलिज़्म अपनी जगह है, डिजिटल मीडिया अपनी अलग जगह है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर-सी बात है डिजिटल मीडिया के आने के बाद में प्राइमरीली बहुत इम्पैक्ट आया है, बहुत चेंज आया है इस इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहली बात तो एक जो अगर मैं जर्नलिस्ट और रिपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करूँ एक रिपोर्टर बहुत ही इंडिपेंडेंट होता है। पहले मतलब मैं आपको बहुत ग्राउंड और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। पहले मुझे अपनी कैमरा टीम पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, कि मेरी कैमरा टीम आएगी मैं उसको जॉइन करूँगा, फिर हम लोग जाएँगे। और अब मुझे डिपेंडेंसी नहीं है। अब मेरे पास अपना एक खुद का मोनोपोड या ट्राइपॉड है, मेरे पास अपना एक मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास एक छोटा-सा लेपल माइक है और अपनी लाइटिंग है, क्योंकि लाइटिंग कंडीशंस बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ये एक छोटे से बैग में मेरे पास आ जाता है। और न्यूज़ क्योंकि बहुत ही आजकल बहुत डायनामिक है, रियल न्यूज़ ब्रेक होती है, तो कहीं पे भी ज़रूरत होती है मेरे ऑफ़िस को वो मुझसे खबर ले लेते हैं, मुझसे लाइव इनपुट्स ले लेते हैं। मैं प्राइमरीली केवल भारत से नहीं कई कंट्रीज से भी मैंने लाइव इनपुट्स लिए हैं जिसमें कि रिसेंट बांग्लादेश जो विजिट हुई थी पीएम सर की वहां से भी मतलब हमने लाइव इनपुट्स लिए तो मेरी कैमरामैन के पर डिपेंडेंसी बिल्कुल ना के बराबर थी। मैं केवल अपने स्मार्टफोन के साथ ही काम कर रहा था। तो ये एक जर्नलिस्ट और एक रिपोर्टर बहुत ही इंडिपेंडेंट हो गया प्राइमरीली अगर इसको इस तरह से इसको शुरुआत करने की कोशिश करूँ। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस थ्रू स्मार्टफ़ोन, यानी जैसा कि आपने बताया कि आपने फ़ॉरेन भी कवर किया है पीएम के साथ में। तो एक एक रिपोर्टर के तौर पर जब आप न्यूज़ गैदरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर आपको कैमरा पर्सन का भी काम करना है, तो ये इसमें कितना चैलेंजेज़ आप देखते हैं? कितना चुनौतियों भरा पूर्ण काम है ये? अरुणेश टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड करती है अपने आप को और जो टेक्नोलॉजी को यूज करता है वो भी अपने आप को अपग्रेड करता है ग्रेजुअली। नो डाउट जब हम एक एक पटरी से दूसरी पटरी पे जाते हैं तो डिफिकल्टीज आती हैं। लेकिन आज की तारीख में पूरा जो एक ये इकोसिस्टम बना है जर्नलिज्म फील्ड के अंदर रिपोर्टर्स अपने आप को रियल टाइम में न्यूज ब्रेक कर रहे हैं और न्यूज ब्रेक करने के साथ रिएक्शंस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इनिशियली तो काफी हिकअप्स आते थे, लेकिन अब वो हिकअप्स नहीं आ रहे क्योंकि नंबर वन हमारे जो मोबाइल फोन स्मार्टफोन से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाए गए हैं। इनकी साउंड क्वालिटी पे देखिए जो कंपनीज आजकल वर्क कर रही हैं, इनबिल्ट अच्छे माइक्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं जिससे कि जो बाइट कलेक्टिंग करना या बाइट को कलेक्ट करना या फिर रिएक्शंस को लेना कभी भी न्यूज ब्रेक होती है तो काफी आसान हो गया। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आज की तारीख में जो जर्नलिस्ट और जो जो भी जिसका भी हम रिएक्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं। वो मोबाइल जर्नलिज्म से काफी ज्यादा एक तरह से रूबरू हो चुके हैं। तो उन्हें पता है कि ये बाइट कलेक्ट करना या बाइट के रिएक्शन है ना मोबाइल पे पॉसिबल हो पाया है। और नंबर तीन, इंटरनेट स्पीड आप देखिए कि बहुत ज्यादा बेहतरीन हुई है बड़े शहरों के अंदर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 2024 तक जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाएगी तो हमारा सबसे बड़ा जो काम होता है कि हमने रिएक्शन तो ले लिया लेकिन रियल टाइम में अपने ऑफिस तक पहुंचाना है। बड़े शहरों में तो स्पीड अच्छी होती है, हम लोग 2 एमबीपीएस 3 एमबीपीएस की स्पीड पे भेज देते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर मैं बिहार से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या उत्तर प्रदेश के किसी गांव से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किसी जगह से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ केबीज के अंदर किलोबाइट्स के अंदर स्पीड मिलती है। 2024 से पहले पहले मुझे लगता है कि जैसे 5G टेक्नोलॉजी पर अपग्रेड करते जाएंगे स्पीड और बेहतरीन होगी। तो जो एक रिपोर्टर का काम होता है फील्ड से अगर समझने की कोशिश करें, एक तो लाइव इनपुट देना नंबर वन, नंबर टू स्टोरी बिल्ड करके वीव करके अपने डेस्क को प्रोवाइड कराना और जल्द से जल्द रिएक्शंस को भेजना, पीटीसीज को भेजना, स्टोरी के लिए शॉर्ट्स भेजना। तो जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी तो वो भी जल्दी जल्दी होता जाएगा। तो ग्रेजुअली हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं उस दिशा के। यानी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ में मीडिया सेक्टर में डेवलपमेंट भी आ रहा है। तकनीकी बिल्कुल। के माध्यम से पत्रकारिता में तरक्की तो हो रही है। आपने एक पहलू के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताया है, क्या सकारात्मक पक्ष हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोजो? बट आई वुड लाइक टू आस्क यू
प्लीज टेल सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मोजो। जैसा कि आपने देखा है कि जब से मोजो आ गया है तब से जो टीवी का जर्नलिस्ट है उसको वन मैन आर्मी बना दिया गया है, यानी वही वो एडिट करे, वही शूट करे, वही रिकॉर्ड करे और जल्द से जल्द अपने ऑफिस में भेजे। इसका एक बड़ा ड्रॉबैक जो अभी देखने को मिला है कि बहुत सारे कैमरा पर्सन की जॉब गई है, एक बड़े चैनल से कई सारे कैमरा पर्सन को निकाला गया है। इस ड्रॉबैक के अलावा आप और क्या कमियां देखते हैं मोजो में? देखिए, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो हर अपने आप को इवॉल्व कर रही है, अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रही है, और जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे वो एक तरह से, जो कदम ताल करते हुए चलेंगे टेक्नोलॉजी के साथ में, वो एक तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात को मानता हूँ कि इस मीडिया इंडस्ट्री में हर किसी के लिए जगह है और आगे जगह रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मोजो जर्नलिज्म पर हम फोकस कर रहे हैं तो कोई एक जॉब खतरे में है। नो डाउट उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। कल को तो हो सकता है कि रोबोट्स मार्केट में आ जाए और रोबोट्स न्यूज एंकरिंग करने लगे। चाइना जैसे देश ने इस पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि वहां पे रोबोट्स बैठ करके न्यूज को पढ़ रहे हैं बैठे बैठे। तो जॉब तो किसी की भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए कोई लाइव इवेंट, अगर मान के चले कि सपोज प्रधान इवेंट कहीं पर हो रहा है, अभी तो कोविड का टाइम है इसलिए अब लोग सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कैमरा पे इंडिपेंडेंस की बात करें, लेकिन एक समय वो भी आएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोविड का दौर थोड़ा बेहतर होगा और लाइव इवेंट्स होंगे कि पीएम का कहीं लाइव हो रहा है, तो वहाँ पे ओबी वैंस की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, वहाँ पे हाई क्वालिटी हमें कैमरा वर्क करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से इतना कंपटीशन इस मीडिया वर्ल्ड के अंदर है, हमें क्वालिटी पर भी फोकस करना है। मोबाइल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम क्वालिटी को उस लेवल पर लेकर के नहीं आ सकते जिस लेवल पर आपकी प्राइमरीली जो कैमरा वर्क काम करता था। अभी भी न्यूज चैनल्स के अंदर हम लोग वीकेंड्स पे आप देखेंगे तो कई सारे हम लोग सीरीज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप इवेंट्स बनाते हैं, उसमें हमें ऑब्वियस सी बात है एक कैमरा की जरूरत होती है, हम कैमरा पे डिपेंडेंसी रहती है। लेकिन चूंकि ट्विटर का जमाना है, खबरें रियल टाइम में ब्रेक हो रही हैं, सबसे पहले रिएक्शन देने की रेस लगी हुई है, उसमें आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ कैमरा पर्सन या कैमरा फ्रेटर्निटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन मैं फिर से एक बात कहूंगा अरुणेश कि इस मीडिया वर्ल्ड में हर किसी के लिए जगह है। लोग कहते हैं कि जब बैकपैक्स और टीवी यूनिट्स आ जाएंगे, लाइव यूनिट्स आ जाएंगे, तो डीएसएनजी का वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट नहीं आता है, वहाँ पे ओबी वैन और डीएसएनजी के थ्रू हम लाइव करते हैं। आज भी जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का इवेंट हो, वहां पर बड़े बड़े कैमरास की जरूरत पड़ती है और लोग कैमरा पर काम करते हैं। 15 अगस्त की हम परेड देखते हैं, 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन, या 26 जनवरी में हम जो परेड देखते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े कैमरास लगते हैं। तो कैमरामैन की जॉब खतरे में नहीं है, कुछ दबाव जरूर देखने को जा सकता है इसमें। यानी आप ये कह सकते हैं कि जॉब खतरे में नहीं है, ऐसा आपका मानना है। और दूसरा है, इसको अगर दूसरे पहलू से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वही कैमरा पर्सन अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर ले टेक्नोलॉजी के साथ में, तो वो रिपोर्टर की भूमिका भी निभा सकता है। यानी जहां पहले वो बिल्कुल ट्रेडिशनल बिल्कुल कैमरा पर्सन था, अब वो जो है रिपोर्टर भी बन सकता है। आपने जिक्र किया बिल्कुल। था कि जिस तरीके से चाइना ने एक रोबोट एंकरिंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट किया था और काफी वो चर्चा में रहा, पूरी दुनिया में चर्चा में रहा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में एक बड़े नेटवर्क के बड़े चैनल ने पहली बार ये घोषणा की, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए कि उनका चैनल एंकर लेस होने जा रहा है। अब खबरें खुद बोलेंगी। लेकिन इस प्रपोजल का हुआ क्या? 2-4 महीने चला, इसके बाद उसको बैक टू पवेलियन यानी अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में आना पड़ा। सब वहां पर एंकर है और खबरें जैसे बाकी चैनलों में है वैसा किया जा रहा है। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। क्या आपको लगता है कि एनडीटीवी के अलावा बाकी के जो मेजर टीवी न्यूज चैनल्स हैं, क्योंकि ये रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर टीवी न्यूज चैनल पे नहीं है, ये ओवरऑल टीवी न्यूज इंडस्ट्री पर है, स्मार्टफोन के आ जाने के बाद न्यूज गैदरिंग का प्रोसेस हो, न्यूज प्रोडक्शन का प्रोसेस हो, या फिर न्यूज प्रेजेंटेशन का, इसमें एनडीटीवी ने तो बड़ी भूमिका निभाई है। उसके अलावा बाकी चैनल इसको कैसे अपग्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, मुझे लगता है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, हर किसी का एडिटोरियल अलग-अलग होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना अपने आप को, पूरे चैनल या संस्थान को अपग्रेड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। नो डाउट मैन पावर पर हम पूरी डिपेंडेंसी रखते हैं, एक फ्रीडम भी होती है कि आप मैन पावर को कितनी फ्रीडम दे रहे हैं मोबाइल पर काम करने की, एआई को अडॉप्ट करने की। क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करते हैं वो बहुत क्रिएटिव फील्ड है।
लोग अलग अलग आइडियाज के साथ में आते हैं। इतने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं आज की तारीख में, वो नए नए आइडियाज के साथ आते हैं कि हम लोग एंकर लेस काम कर सकते हैं, हम लोग रोबोट्स के साथ काम कर, आइडिया हमारे पास अनगिनत है। हम कितना सस्टेन कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या हमारी जो ऑडियंस है जो चाह रही है हम उसको उस पॉइंट पर डिलीवर कर पा रहे हैं, नंबर टू। नंबर तीन, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है कि हम कितनी सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर रख पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इनिशियली तो कई बड़े बड़े दावे कर देते हैं, लेकिन जब फाइनेंसिस की कमी होती है, प्रेशर हमारी फाइनेंशियल मार्जिन और बैलेंस शीट पर आता है, चीजों को सस्टेन नहीं कर पाते। तो आज की तारीख में कोई भी टेलीविजन चैनल अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख करके काम करता है। यानी बिजनेस चैनल हमारे देखिए आप इस मीडिया वर्ल्ड में सीएनबीसी है, जी बिजनेस है, उनका एक अलग नीश है काम करने का, उनका अलग तरीका है। जो जो चैनल प्राइमरीली पॉलिटिकल चीजों पर फोकस रखते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। जो केवल डिजिटल पे फोकस रखते हैं, जैसे प्रिंट हो गया, द क्विंट हो गया, ये जो चैनल से इनका फोकस कंप्लीटली अलग हो जाता है। तो ये प्राइवेट संस्थान पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना अपग्रेड करना चाहता है और जितना पैसा वो लगा रहा है क्या उसको उसका आउटपुट मिल भी रहा है। क्योंकि एट द एंड हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए भी हैं, बिना पैसे के जर्नलिज्म नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जब तक करोड़ों का कारोबार है ये, और इसके लिए आपको विज्ञापन चाहिए, जाहिर सी बात है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स को नॉइस चैनल्स नहीं बनना चाहिए, पत्रकारों को पक्षकार नहीं बनना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है। अब चूंकि मेरा सवाल ये था कि एनडीटीवी के अलावा बाकी चैनलों में एक ऑब्जर्वर के तौर पर, एक मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर, एक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में जो मोजो का फ्यूचर है वो कैसा है इंडिया में खास तौर पर? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा हेडरूम है इस समय पर, जब तक मोजो जर्नलिज्म की बात करें। दूसरी बात ये है कि टेलीविजन चैनल्स बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पेड न्यूज का कल्चर आया है, तो ग्रेजुअली जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है, लोगों ने पैसे दिए हैं न्यूज वॉच करने के लिए। एक समय ऐसा था, अगर आप 10 साल पहले रिवाइंड कर ले, तो लोग फ्री में 300 रुपए दिया करते थे महीने के, 200-300 रुपए, और सारे चैनल लगातार देखा करते थे। लेकिन अब लोगों की चॉइसेस बढ़ रही हैं, इनिशियली बड़े शहरों के अंदर और ग्रेजुअली टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स के अंदर आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोग अब धीरे धीरे पैसा खर्च कर रहे हैं न्यूज चैनल्स को देखने के लिए, अपने पसंदीदा चैनल्स देखने के लिए। इसमें न्यूज चैनल्स भी एक इंपॉर्टेंट सबसेट है। ग्रेजुअली हम बड़े शहरों में देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर ये छोटे शहरों में हो जाएगा। लेकिन ये टीवी चैनल सब केवल एकमात्र टेलीविजन पर सीमित नहीं रह जाएंगे, बिकॉज इंटरनेट बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आ रहा है। इस देश में लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास आप देखिए इंटरनेट यूजर्स है, ब्रॉडबैंड यूजर्स है, स्मार्टफोन यूजर 70-80 करोड़ के आसपास जब पहुंच रहे हैं, तो जो हेडरूम अभी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप पॉडकास्ट के माध्यम से छोटी छोटी मोबाइल की क्लिपिंग्स बना करके या फिर क्लिप्स बना करके आप अपनी जनता की थाली में परोस रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में देखिए, जनता को आप कुछ भी परोसेंगे तो वो टीवी चेंज कर सकता है, लेकिन मोजो के अंदर या फिर इंटरनेट मीडियम के अंदर उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी मनपसंद की चीजों को खा सकता है या कंज्यूम कर सकता है। तो उसी दिशा के अंदर तमाम जो चैनल से अपने आप को अपग्रेड करेंगे कि जनता जो चाहती है उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स बने, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को परोसा जा सके, वो आगे चलता रहेगा। टेलीविजन अपने आप पर चलते रहेंगे, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आएगी अब आगे जो 10 सालों के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट टेलीविजन पर ज्यादा नहीं होगी। टेलीविजन के साथ जो डिजिटल मीडियम जुड़ा हुआ होगा, उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा उसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी करना पड़ेगा, लेकिन उससे रिटर्न बहुत कम आएगा डिजिटल मीडिया में। लेकिन वही एक मीडियम है जहां तक आपकी पहुंच सबसे ज्यादा हो सकेगी, जहां तक डिजिटल मीडियम की बात की जाए। टेलीविजन में हो सकता है इनपुट कम हो, वहां पे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट आप कर पाए। डिजिटल मीडिया में आपका रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम रहेगा, लेकिन आपकी रीच इतनी ज्यादा होगी, इतनी वाइडन होगी, ऑप्शंस इतने ज्यादा होंगे कि आपको वहीं पर काम करना पड़ेगा अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं या मोजो के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि मोजो का फ्यूचर ब्राइट है, मेन स्ट्रीम टीवी में, न्यूज़ मीडिया में भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी। यही यही है कि आप आने वाले 10 साल में आप मोजो का फ्यूचर और ब्राइट होते हुए देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी में से अब चूंकि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की यूज़ की, और आज की तारीख में बहुत सारे यूट्यूब के भी न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं और बहुत सारे ऐप आ गए हैं। मेन स्ट्रीम जो मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है प्रिंट मीडिया के लिए, जिस तरह से एनबीए है टीवी न्यूज़ मीडिया के लिए, आपको क्या लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, खास तौर पर न्यूज़ की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ओटीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है, मैं सिर्फ यूट्यूब के न्यूज़ चैनल्स,
न्यूज की वेबसाइट्स, न्यूज के एप्स, इनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इन पर अक्सर गंभीर आरोप लगता है फेक न्यूज को फैलाने का। ऐसे में आपके अनुसार क्या डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं? और अगर हो तो क्या कौन इसे बनाएगा, क्या या फिर हमें सरकार पर निर्भर हो जाना चाहिए? आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें मेरा स्टैंस बहुत ही क्लियर है अरुणेश। हमने ट्विटर में आपने पिछले 1 महीने 2 महीने में देखा होगा, कई लोगों को ब्लू टिक्स दिए जा रहे हैं और जिन लोगों को ब्लू टिक्स मिल रहे हैं वो एक तरह वो से हटाए भी जा रहे हैं। वेरिफाइड यूजर हो जाते हैं। जी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों नहीं इसका वेरिफाइड का टिक मार्क दिया जा रहा? तो वेरिफिकेशन या फिर ब्लू टिक की ऑथेंटिसिटी जो है, ये किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन फ्यूचर जो मुझे लगता है 10 सालों में, अगर हम 2030 तक की बात करें, तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि वेरिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। कि जो वेरीफाइड यूट्यूब यूजर्स हैं या फिर जो वेरीफाइड वेबसाइट बनाते हैं, तो हो सकता है सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्था करे कि वेरिफिकेशन पर फोकस हो, क्योंकि आप कंटेंट को रोकते, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि आप भी कोई वीडियो या अपना एक ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, दे सकता है। इसमें की जरूरत भी नहीं है, हर कोई अपना खबर दिखा सकता है। आज की तारीख में कितनी खबरें ऐसे चल रही हैं जो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर मिलियंस के अंदर हैं। चाहे आप मोबाइल फोन्स को जो रिव्यू करते हैं, मूवीज को रिव्यू करते हैं, हो सकता है वो जर्नलिस्ट ना हो या इनके पास कोई जर्नलिस्टिक डिग्री ना हो, लेकिन उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। तो आगे आने वाले समय में ये होगा कि इनको वेरीफाई किया जाएगा, कि इनको ऑब्जर्व किया जाएगा इन चैनल्स को, या फिर जो यूट्यूब चैनल्स है या फेसबुक आईडीज है, और इनको वेरीफाई करने के बाद एक टिक दिया जाएगा जो दिया जाना चाहिए। इसी से हम फेक न्यूज को काफी हद तक रोक पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस चीज पर इतना कारगर कदम उठा सकती है कि आप हर अकाउंट को रोक लें, हर अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके फेक न्यूज फैलाने से। लेकिन आप वेरिफिकेशन का तबका सबको दे सकते हैं कि जिसके पास वेरीफाइड अकाउंट है, तो वो एक तरह से माना जाएगा कि भाई इनकी न्यूज ऑथेंटिक होनी चाहिए। क्योंकि आज जैसे ट्विटर में हम देखते हैं ब्लू टिक होता है, तो ये मान के चलते कि ब्लू टिक के हवाले से कोई खबर आई है तो खबर गलत नहीं होगी, फेक न्यूज ऑलमोस्ट नहीं होगी। पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है लेकिन गलत खबर नहीं होगी। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो स्पाइल वर्ल्ड के अंदर है, मोजो जर्नलिज्म वर्ल्ड के अंदर है, हो सकता है वेरिफिकेशन का दौर आगे आपको तेज होता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। हालाँकि जो अथॉरिटी है हमारे अंदर टीवी न्यूज़ चैनल्स के लिए, और उन्होंने जो गाइडलाइंस बना रखी है उसका कितना पालन होता है, ये हम और आप बेहतर जानते हैं। लेकिन चूँकि डिजिटल बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि बहुत मैंने एक बड़ा मैंने कॉलेज प्लेटफ़ॉर्म के है दौर में पढ़ा था और अरुणेश। जी, जी। बिल्कुल अरुणेश, मैंने कॉलेज में पढ़ा था कि ये पीसीए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, या फिर टेलीविजन की रेगुलेटरी हो गई, इनको टूथलेस टाइगर का नाम दिया गया था कई एग्ज़ैक्टली, जर्नलिज्म बुक बिल्कुल। के अंदर। लेकिन क्या डिजिटल इनका के लिए होना ऐसा टाइगर ज़रूरी होना है, ज़रूरी है या लेकिन नहीं है? हाँ, इनका होना ज़रूरी है, लेकिन ये कितना कारगर काम कर पाते हैं, वो एक बिल्कुल, डिबेटेबल पॉइंट अगेन आ जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही इंटरनेट क्योंकि बहुत ही व्यापक एक दरिया है, एक ओशियन आप कह सकते हैं इसे, और ऐसे में फोकस यही होना चाहिए कि हम वेरिफाइड सब्सक्राइबर को तरजीह दें। सरकार ये कोशिश करे रेगुलेटर के माध्यम से कि इनको आप तरजीह दें, वेरिफाइड या वेरिफिकेशन का तबका दें, उसके बाद में प्राइमरली हम लोग फेक न्यूज़ को कर्ब करने की दिशा के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर आपने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयास करे तो फिर इसमें विवाद भी हो सकता है, क्योंकि ये कहा जाएगा कि सरकार मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए मैंने कहा कि जो बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो खुद आगे निकल कर आएँ और एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएँ, बेहतर हो सकता है, वो फेक न्यूज़ को उसमें कंट्रोल हो सकता है। अब आखिरी में जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्मार्टफ़ोन ने सिटीज़न जर्नलिज़्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आज की तारीख में हर एक सिटीजन एक जर्नलिस्ट है, लेकिन अगर हम इसके दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करें, सिटीजन डॉक्टर नहीं होते, सिटीजन एडवोकेट नहीं होते, और दूसरी बात कि जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। लेकिन क्या उनको जर्नलिस्ट की संज्ञा देना सही है या कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाए? क्योंकि उन्होंने ना तो मीडिया की पढ़ाई की है, और सबसे बड़ी बात कि जर्नलिज्म के लॉज और एथिक्स को भी वो उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते। तो किस तरीके से सिटीजन जर्नलिज्म में मोबाइल फोन हेल्प करता है, इसके बारे में आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे? अरुणेश, मुझे लगता है डेफिनेशंस को काफी हद तक अब चेंज करने की जरूरत है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है जो जर्नल लिखता है, जो वन हु राइट्स, उसको हम जर्नलिज्म की कैटेगरी में जर्नलिस्ट कहते थे। आजकल के जर्नलिस्ट भी हैं जो कि कई डेफिनेशन को या पत्रकारिता के जो बेसिक्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएटर एक बहुत बेटर वर्ड होगा, कि जो भी कंटेंट को क्रिएट कर रहा है वो एक कंटेंट क्रिएटर है, या फिर क्रिएटिव आप उसको श्रेणी पर्सन में कैसे? सकते हैं। जर्नलिस्ट एक जिम्मेदारी के साथ आता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आजकल कई जर्नलिस्ट भी हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, और बिल्कुल। कई सिटीजन्स भी हैं
जो जर्नलिस्ट से बेहतर काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं और कई सारी क्रांति लाने का काम उन लोगों ने किया है। ऐसे कई सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो जर्नलिस्ट नहीं है। तो ऐसे में कंटेंट क्रिएटर एक बेटर वर्ल्ड होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत अभी प्रीमेच्योर स्टेज के अंदर है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इंडिया बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में है, हेडरूम बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हुए जाएंगे वैसे वैसे हम इन डेफिनेशंस को भी चेंज करेंगे और कंटेंट क्रिएटर इसमें एक बेटर वर्ड होगा कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, रेदर हर कोई जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च में आपके इनपुट्स बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज यू इन माय थीसिस एंड at last, thank you so much for giving us your valuable time and your valuable थैंक यू। inputs. Thank you, Arun.